देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ होल इज ड्रिल्ड and cylinder and particle having charge q and mass m is projected with velocity v naught perpendicular to the magnetic field as directed towards the axis of cylinder as shown in the diagram. Particle collide elastically with inner wall of cylinder and rebounds. तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक करने हैं हमको कि मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन आफ्टर विच इट विल इमर्ज इज ट्रू। तो यहाँ पे कोलिजन का एक सिचुएशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से एंटर कर रहा है और ये यहाँ पे कोलाइड करेगा जाके, और यहाँ पे फिर से ये कोलाइड करेगा और ये ऐसे करके वापस इमर्ज कर सकता है ना। ऐसे एंटर किया था और ये वापस जो है वो इस टाइप से बाहर निकल रहा है, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन जो है ना हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कोलिजन यहाँ पे हुई है और दूसरी कोलिजन यहाँ पे हुई है, ऐसा ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इससे कम कोलिजन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही कोलिजन हो जाए कि पार्टिकल ऐसे जाए और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हिट करके और वापस आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार्ज जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और हमको पता है कि देखो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड का वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और ऐसी मोशन जिसमें फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट रिजल्ट्स इनटू अ सर्कुलर मोशन, राइट। तो इसके अंदर सर्कुलर मोशन होगा। अब यहाँ पे एक तो इसका रेडियस है, जो सिलेंड्रिकल सेल है उसका रेडियस है, और अगर हम लोग जो है वो सर्कुलर मोशन जो हो रही है उसका अगर रेडियस निकालें तो यहाँ पे हमको क्या है कि तो इसके आर्क पे है ना ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे जो ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। तो ये दोनों लाइन जो है वो ये ये जो स्फेरिकल सेल है उसकी टेंजेंट भी है। तो ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। और यहाँ पे अगर इसको हम लोग फर्दर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे जो है वो ये जो लाइन है इसको आप बोल सकते हो कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, राइट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर को अगर निकालें कैपिटल आर की टर्म्स में तो यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि ये टेंजेंट है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब हिट कर रही है इसको ना, ये जो ये जो यहाँ पे ऐसे करके पार्टिकल हिट कर रहा है सिलिंड्रिकल सेल को, तो ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि परपेंडिकुलरली हिट करेगा या नहीं करेगा, बट ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा। अभी यही फॉर द टाइम बिंग जो है ये कंसिडर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसके सिलिंड्रिकल सेल के 3 सेगमेंट किए जाएं तो यहाँ पे एक सेगमेंट जो है वो ये सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट ये है और थर्ड ये सेगमेंट है। तो ईच सेगमेंट विल बी ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि टोटल जो है वो 360 डिग्री होना है, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये कितना होना है 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना है 30 डिग्री। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो कोलिजन और दो कोलिजन वाला जो सिचुएशन है वो हमने कंसिडर किया है, ये कोलिजन नंबर 1 कोलिजन नंबर 2। तो इस ट्राइंगल में ना, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल में जो है वो आप यहाँ पे फर्दर लिख सकते हो स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 10-30 डिग्री ना, ऐसा बोल सकते हो। सो कैपिटल आर इज इक्वल अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/√3। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर √3, ठीक है। तो आर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में mv0/qb। सो ये आ जाएगा mv0/qb इज इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल आर √3, ठीक है। सो यहाँ से ना वी नॉट का जो वैल्यू मिल रहा है हमारे पास में वो मिल रहा है QB√3 अपॉन m QBR अपॉन m। सो यहाँ पे ना अगर ए ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन तो डायरेक्टली हमको पता है कि ट्रू है। डी ऑप्शन में चेक करेंगे मैक्सिमम स्पीड वी नॉट फॉर विच इट कैन कम आउट। तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी ना तो रेडियस जो यहाँ पे बन रही है रेडियस विल बी लार्ज ना। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतने कम कॉलिजन्स होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। छोटी रेडियस है, स्मॉलर रेडियस के लिए कॉलिजन्स जो है वो बहुत ज्यादा
हो सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे ऐसे करके बाहर आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉलिजन हो गई। तो हमको मिनिमम कॉलिजन कितना करवाना है, 2। तो 2 कॉलिजन करवाने के लिए वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाली है इस तरीके से। ये 2 कॉलिजन वाला जो केस है ना वो सॉल्व किया हुआ है। तो इसके लिए नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो कितनी आ रही है, 1 एंड 2। अब इसमें यहाँ पे वेलोसिटी निकाली, तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर को हमने रिलेट किया और इस ट्राइंगल से रिलेट किया, और यहाँ से हमारे पास में वी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, क्यू बी आर रूट 3/m। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद हमको बोला हुआ है कि मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कम आउट विल बी पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है। तो मिनिमम टाइम वाले केस में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड सी तीनों ही एक ही केस के ऊपर डिपेंडेंट है। एक ही केस है, मतलब यहाँ पे जब मैक्सिमम मिनिमम कॉलिजन्स होगी तब मैक्सिमम स्पीड होगी और टाइम भी मिनिमम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम के केस में हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे कितना जो है वो एंगल से घूम जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये घूम जा रहा है 60 डिग्री से, है ना, 60 डिग्री से घूम जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पता पता ही देखना ये वेलोसिटी वेक्टर जो है यहाँ पे 60 डिग्री से घूम जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड बाई 6 टाइम लगेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड बाई 6 टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे भी देखो कितना लगेगा, टाइम पीरियड बाई 6 टाइम्स यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे भी वापस कितना लगेगा, टाइम पीरियड बाई 6 टाइम्स लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो टाइम आ जाएगा डेल्टा टी। इसको चलो डेल्टा टी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि डेल्टा टी आ रहा है टाइम पीरियड बाई 6, और ऐसा 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक बात है। अब ऐसा मैं देखो वापस वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ से ना देखो वेलोसिटी ये ऐसे करके गया ना, तो ये आर्क कितने एंगल का बना, तो ये बना 60 डिग्री एंगल का। तो इस टाइप के 3 आर्क बन रहे हैं, ये पहला आर्क है, ये फिर दूसरा आर्क है, ठीक है, और फिर ये तीसरा आर्क है, राइट। तो 3 आर्क्स में ईच आर्क जो है वो इज ऑफ 60 डिग्री, सो 3 आर्क विल बी ऑफ 180 डिग्री। इसको आप डायरेक्टली t/2 भी बोल सकते थे, बट t/6 × 3 करा तब भी वही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो t कितना होता है, 2πm/qb। ये आपको पता ही है, देखो आपने रटा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग इज πm/qb। ठीक है। तो डेल्टा टी ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है आपका। ठीक है। ए बी सी आर करेक्ट। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं कि डी ऑप्शन, व्हाट इज डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के लिए हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में केस क्या है। हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ v0/3, राइट। v0 देखो कितना है, इतना, qbr/m√3 इस टाइप से। तो हमारे पास में अभी जो वेलोसिटी है वो है v0/3, मतलब ये आ जाएगा qbr√3/m, राइट। सो ये आ जाएगा, ये इसका भी 1/3 करना है, तो ये आ जाएगा qbr अपॉन √3m, राइट। तो इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास में जो सर्कुलर मोशन, मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर जो पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम है, तो ये छोटे रेडियस के आर्क जो है वो कंसिडर करेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये एक यहाँ पे इस टाइप से हिट कर गया, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन है, देखो यहाँ पे कि हम लोग कंसिडर करेंगे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ठीक बात है। और यहाँ पे ये तो है ही सिचुएशन, मतलब सॉल्यूशन प्रीवियसली हमने किया था वैसा ही है यहाँ पे इस तरीके से। और हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री है इस टाइप से। तो हम लोग है ना, ये स्मॉल आर है और ये जो बड़े वाला जो है वो कैपिटल आर है, विच इज ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, राइट। सो यहाँ पे ना इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज थीटा है ना, दिस इज थीटा। तो आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ पे आर अपॉन स्मॉल आर को आप बोल सकते हो mv0 क्यू बी, एंड क्योंकि v0/3 था तो यहाँ पे 1/3 हमने ऐड किया हुआ है, इज इक्वल टू टेन थीटा। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टेन थीटा, तो यह जाएगा r अपॉन एम वी नॉट देखो कितना है, ये है v0 हमारे v0/3, सॉरी v0/3 कितना है, इतना है।
तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे ये आ जाएगा m, एंड उसके बाद में अपॉन क्यू बी, एंड वी नॉट बाई थ्री हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन √3m, राइट। सो ये आ जाएगा क्यू बी कैंसिल हो गए यहाँ पे, m से m कैंसिल हो गए, r से देखो r कैंसिल हो गए, तो वी गेट √3 इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। एक मिनट, आर एक 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 मिनट, ओके। सो वी गेट टेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक कोलिजन में यहाँ पे ये कितना कवर हुआ, तो हम लोग बोलेंगे ये 30 डिग्री है तो ये 60 कवर हुआ, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये हाफ एंगल कितना है, ये हाफ एंगल, ये थीटा तो 60 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये फिर से कॉलिजन करेगा, फिर ये से कॉलिजन करेगा, तो ईच कॉलिजन जो है वो कवर्स अनदर 60 डिग्री। तो पूरा सेल कवर होने में देखो कितना टाइम, कितने कॉलिजन लगेंगे हमको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला कॉलिजन जो 60 डिग्री के बाद में करता है, मतलब ये एंगल देखो, वापस से मैं बता रहा हूँ, ये एंगल देखो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 आर्क्स बनेंगे ना, 6 टाइम्स जो है वो इस टाइप का मोशन होगा। देखो ये पहला ऐसे करके गया, फिर ये वापस ऐसे करके गया, फिर ऐसे गया, फिर इस टाइप से गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि कॉलिजन्स कितने होंगे, तो कॉलिजन्स हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ये तो अभी रफली डायग्राम बन गया है, बट मैं ना इसको प्रॉपरली अगर इस टाइप से बनाऊं और अंदर जो है वो ये 6 टाइम्स बनाऊं लेटर से, तो हम लोग कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एक मिनट वापस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो कॉलिजन्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो वी गॉट 5 collisions इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में हमको बोला हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0/3, देन इट विल कम आउट आफ्टर 5 collision, विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो एबीसीटी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि capacitor with charge Q connected to inductor L as shown in the diagram, and when switch is flipped from position 1 to 2, current in the circuit is observed to be half of the maximum value। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना था, Q, ठीक है, और इसमें करंट जो है वो इनिशियली जीरो था, जो ये वाला जो है इसमें करंट जीरो था। जब इसमें करंट हाफ हो जाता है मैक्सिमम का, तो इसमें देखो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, हाफ Li²। जब करंट हाफ है तो हाफ Li/2 का स्क्वायर, मतलब इसमें देखो टोटल मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, लेट से ई नॉट है, तो अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, E0/4, क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ Li/2 का होल स्क्वायर जो है वो हाफ Li²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी इतनी है। जैसे ही हम लोग इसको फ्लिप करेंगे, इस स्विच को हम लोग फ्लिप करेंगे, यहाँ से हटा के हम लोग इधर फ्लिप करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसमें इस इंडक्टर में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब सर्किट इसको ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो इसका करंट जो है वो फर्दर पास ऑन नहीं होगा, और इसके अंदर जो भी शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह होगा और उसके अंदर जो जो भी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वी विल नॉट गेट इट। सो इसका एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है ना वो I/2 से डायरेक्टली जीरो जा रहा है, ठीक बात है। ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पे मिडल वाला जो इंडक्टर है वो हट गया है सर्किट से, उसमें करंट जो चल रही थी उसकी वजह से इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड थी और वो गायब हो गई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो इंडक्टर है, ये वाला इंडक्टर जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे या तो कैपेसिटर में रहती है या इंडक्टर में रहती है। तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी रही हुई है, तो टोटल एनर्जी देखो कितनी है, ई नॉट में से E0/4 गायब हो गई है, तो इसका मतलब अब एनर्जी रिमेनिंग कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिमेनिंग इज इक्वल टू 3E0/4, इतनी एनर्जी रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब हमको बोला हुआ है कि E0 जो है ना वो हाफ Li² ये भी है, और
ये भी है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये भी है। तो एनर्जी लॉस्ट है ना, वो कितनी है, एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट वो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं E0/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर बाई 8C, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप एनर्जी लॉस्ट को। तो ये टोटल टोटल एनर्जी देखो लॉस्ट जो है वो है डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब लॉस कहाँ से हुआ वो आपको समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग स्विच फ्लिप करेंगे ना, तो इसमें जो एनर्जी थी ना वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। और इसमें एनर्जी कितनी थी, तो हमको बोला हुआ है कि करंट जो है वो मैक्सिमम का हाफ थी, इसका मतलब एनर्जी जो है वो मैक्सिमम का 1/4 थी। ठीक है, तो ये 1/4 एनर्जी जो है वो, अब हमको पता है कि देखो यहाँ पे अगर क्यू क्यू चार्ज था तो Q²/2C टोटल एनर्जी है, फिर उसमें कुछ एनर्जी इसने इसको पास ऑन कर दी और फ्लिप करने पे इसमें जो एनर्जी ऑलरेडी आ गई थी वो लॉस हो गई। ठीक है, अब हमको बोला हुआ है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दैट टाइम, तो कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3/4 टाइम्स ऑफ Q²/2C थी। ठीक है, क्योंकि इतनी रिमेनिंग एनर्जी ऑब्वियस सी बात है। तो अब चार्ज इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोग फ्लिप कर रहे हैं तो कैपेसिटर में जो है वो 75% एनर्जी है तो मैक्सिमम की, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ E0 है। तो उस टाइम पे कैपेसिटर में चार्ज कितना रहेगा, तो चार्ज के लिए हम लोग बोल सकते हैं Q²/2C। तो यहाँ पे ये 2C से देखो 2C कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2 क्यू इज इक्वल टू क्यू, है ना। इसका मतलब ये आंसर आ गया। तो इसका जो दूसरा आंसर करेक्ट है वो है बी आंसर। तो नाइन्थ के इस तरीके से दो ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी। ठीक है, टेंथ वाले पे आते हैं। देखो टेंथ वाले में हमको बोला हुआ है कि एक रिंग ऑफ मास आर है सेट इनटू प्योर रोलिंग मोशन एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कुछ हमको बोला हुआ है। यहाँ पे देखो एक क्यू चार्ज लगाया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट सो दैट डज नॉट स्लिप एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो हमको बोला हुआ है रिंग विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखो, इसका जो वेलोसिटी है वो हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका वेलोसिटी देखो कितना है, ये v वेलोसिटी है ना, v वेलोसिटी यहाँ पे। तो अब हमको ये पता है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वर्क डन नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं करता है, वर्क डन नहीं करता है। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज इज इक्वल टू 0। और फिक्सन जो है वो किस टाइप का है, स्टैटिक नेचर का है, क्योंकि प्योर रोलिंग है। फिक्सन जो है वो स्टैटिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इसका भी जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें चेंज नहीं होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज। सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रिंग विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पॉइंट चार्ज जो है ना उसका नेग्लिजिबल मास है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अदरवाइज क्या है कि अगर इसका कुछ मास होता ना तो चार्ज जो है यहाँ पे होता तो इसकी स्पीड अलग है, यहाँ पे होता तो स्पीड अलग है, यहाँ पे होता तो स्पीड इसकी 0 है, यहाँ पे होता तो स्पीड मैक्सिमम है। तो चार्ज की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती, चार्ज का जो पार्टिकल है उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बट हमको ये पता है कि चार्ज का अपना कोई काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता, क्योंकि मास है ही नहीं इसका, सिर्फ रिंग की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी है। और हमको पता है कि चार्ज के ऊपर नेट ऑर्गन नहीं हो रहा, ना ही रिंग के ऊपर नेट ऑर्गन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। डी ऑप्शन आते हैं कि देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द रिंग इज पी क्यू वी कॉस थीटा, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। देखो रिंग के ऊपर देखो ना क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिंग है इसके ऊपर जो है वो जो फोर्सेस लग रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो जो है वो यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, उसके ऊपर जो आप जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा। इसकी देखो वेलोसिटी है ना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसी भी है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसकी जो क्यू की जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्यू की जो वेलोसिटी है अ, उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है कुछ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो ना यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा, क्यू वी बी। और देखो ये एंगल जो है ना वो हमको दिया हुआ है थीटा है। ठीक है, तो फिर से ये एंगल देखो कितना होगा, थीटा। ठीक बात है।
तो यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है कि क्यू की एनर्जी है ना थोड़ी सी एनालाइज करनी पड़ेगी हमको। क्यू की एनर्जी जो है ना वो कितनी है, कैसे है, देखो यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, तो क्यू की एनर्जी के लिए ना डायग्राम थोड़ा वापस बनाते हैं इसमें। क्यू की जो दो एनर्जी होती है, देखो क्यू की जो वेलोसिटी जो है ना वो इस डायरेक्शन में है, देखो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा आर, है ना। और इस डायरेक्शन में देखो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी वी है, ओमेगा आर भी वी ही है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी नेट वेलोसिटी है ना वो किस डायरेक्शन में, थीटा, इस टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्यू के ऊपर जो मतलब जो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बेसिकली, तो फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी नेट वेलोसिटी है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, आपको बताइए इस डायरेक्शन में, जस्ट अ मिनट। इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये जो एंगल है बेसिकली, इस एंगल को आप थीटा बोल सकते हो, इसको 90 माइनस थीटा बोल सकते हो। और ये जो है ये टोटल एंगल जो है वो थीटा होगा, बट इसको आप बोल सकते हो थीटा बाई टू। ठीक बात है। तो इसका, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, देखो यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ना, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्यू वी बी ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी। वी यहाँ पे देखो कितना है, ये देखो वी है और ये भी वी है, और वी एंड वी देखो दोनों कितने एंगल पे है, थीटा पे, थीटा एंगल पे जो है वो। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी ना ये आपको पता है, देखो यहाँ पे आपके उसमें रिजल्टेंट जो है ना 2a cos θ/2 होता था जब आप रिजल्टेंट निकालते थे वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2v, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में cos θ/2। ठीक है, तो हमारे पास में ये देखो वेलोसिटी कितनी है, 2v cos θ/2, क्यू वी बी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, है ना, ये होता है। ठीक है, तो हमारे से मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो है परपेंडिकुलर है, हमको पता है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना इस प्लेन में ही है, पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इस टाइप से। अब हमको ना फोर्स निकालना है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है, सो दैट जो है फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो निकाला जा सके, क्योंकि हमको पता है कि नेट फोर्स जीरो है। देखो कितना है, नेट फोर्स जो है ना जीरो है। अब नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना ये फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स का ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब हम लोग देखेंगे। तो मैं थोड़ा इसका है ना ये बना लेता हूँ कि ये जो है वो इस टाइप से लग रखा है। ठीक है, ये एंगल देखो कितना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये है θ/2। फोर्स जो लग रखा है ना वो इस टाइप से लग रखा है। ठीक है, तो फोर्स अगर इस टाइप से लग रखा है तो ये एंगल कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस θ/2। तो ये लग रखा है फोर्स, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे ना, तो ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट कितना आएगा फोर्स का, तो ये आ जाएगा एफ कॉस 90 माइनस θ/2, इस टाइप का फोर्स आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स का देखो ये वाला कंपोनेंट, क्यू वी बी पे फोर्स का है ना ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ देखो कितना है, इतना है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू टू वी कॉस θ/2 एंड बी आएगा। ठीक है, ये फोर्स आ गया। फिर इसके साथ में ये और लगाना है एफ कॉस 90 माइनस θ/2, तो ये एफ आ गया, उसके साथ में क्या लगेगा, कॉस 90 माइनस θ/2। ठीक है, अब ये जो ना वापस हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया था, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है उतना ही फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू टू वी कॉस θ/2, यहाँ पे आ जाएगा बी, और उसके साथ में जो ना ये तो आ गया देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करने के लिए ना कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉस और उसका एंगल, तो कॉस और एंगल देखो कितना है 90 माइनस थीटा। ये हमने यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 माइनस θ/2, तो ये आ रहा है हमारे इसमें क्यू
वी बी 2 cos θ/2 sin θ/2, तो ये आ जाएगा क्यू वी पी एंड ठीक है 2 cos θ/2 sin θ/2, इसको आप बोल सकते हो साइन थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखो कितना लग रखा है, उतना ही लग रखा है जितना फोर्स का ओरिजिनल कंपोनेंट अल्टीमेटली कैलकुलेट करते करते हमारे उसमें कितना आ रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री वाइज 2 cos θ/2 sin θ/2 का वैल्यू होता है साइन थीटा। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो हमको करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। उसके बाद देखो डी ऑप्शन में देखो बोला हुआ है कि रिंग विल लूज कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड इफ वी इज ग्रेटर देन इतना। तो हमको यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ वी इज ग्रेटर देन कितना है, देखो यहाँ पे mg/2 क्यूबी, तो हम लोग बोलेंगे mg/2 क्यूबी। अगर इतना जो है वो v है तो लूज कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा। तो लेट अस देखते हैं कि कितना है। देखो यहाँ पे तो ये एक रिंग है, रिंग के ऊपर देखो यहाँ पे mg लग रखा है, mg लग रखा है। और अगर देखो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, mg/2 क्यूबी। तो अगर इसकी वेलोसिटी देखो v है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2v। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है 2v। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल है तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है ना वो लगता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा q इंटू 2v। अब आप देखो कि ये जो फोर्स है अगर ग्रेविटी से बड़ा हो जाए तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा, आपको पता ही है। तो हम लोग बोलेंगे कि Q इंटू 2VB अगर जो है वो mg से बड़ा हो गया तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। मतलब v का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन अगर mg/2QB ये हो गया तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी तो यही बोल रहा है। वापस हम लोग चेक करते हैं डी ऑप्शन में क्या हुआ है, रिंग विल लूज कांटेक्ट विद ग्राउंड इफ v इज ग्रेटर देन mg/2QB। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या डी ऑप्शन करेक्ट है, तो वी विल से दैट यस ए बी एंड डी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ना ये आपको अगर ये ना ये वाला जो फोर्स का जो सिचुएशन है ना, फोर्स की जो डायरेक्शन और वेलोसिटी और ये सब चीजें ना वो आपको वापस क्लियर डायग्राम में बना बना के प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग से भी बनाया है कि फोर्स के इस टाइप से है। यहाँ पे रोलिंग मोशन में चार्ज की वेलोसिटी के देखो एक तो यहाँ पे सेंटर की जो वेलोसिटी उसकी उसकी वजह से होती है, तो ये सेंटर की वजह से वेलोसिटी है और ये ओमेगा आर की वजह से वेलोसिटी है। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये इतना मैं बता रहा हूँ, बट आपको जो है वो वापस से ये वापस डायग्राम बनाना है, आपको बना के सीखना है कि कैसे जो है वो ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन इज डन। 11th की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमको बोला हुआ है कंसीडर परफेक्टली कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर। और हमको बोला हुआ है कि ऐसा कुछ है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क स्लाइडिंग, स्लाइडिंग कांटेक्ट है ये सब चीजें। एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट इक्वल टू ओमेगा, करंट स्टैच दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे करंट जो है ना वो करंट चलेगी इसमें। क्वेश्चन वापस आप पढ़ लेना एक दो बार समझने के लिए। तो यहाँ पे जितना ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वजह से यहाँ पे करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होता है वो होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये रोटेशनल ईएमएफ जो होता है ना उसका थ्योरी जो है वो उसकी थ्योरी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको पता नहीं तो वापस एक बार थ्योरी देख लेना। ठीक है, अदरवाइज डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, वो हम लोग करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे करंट की अगर बात करेंगे ना तो ईएमएफ अपॉन आर ये आ जाएगा। तो ईएमएफ देखो कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आर नोट है ओबीसी बात है, अपॉन 2 और ये कैपिटल आर आ जाएगा। तो करंट का देखो ये वैल्यू तो ये आ जाएगा। करंट का वैल्यू आप देखो कि कहाँ पे जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू मैच कर रहा है, एक मिनट, बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, अब हमको बोला हुआ है कि मैक्सिमम, एक देखो एंगुलर वेलोसिटी ना एक मैक्सिमम मिलती है और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि टॉर्क जीरो हो गया है। अब टॉर्क जीरो हो गया है इसका मतलब अल्फा जीरो हो गया है। अल्फा जीरो का इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टॉर्क जीरो कब होगा। तो ये पुली बनाओ वापस से इसको, ये पुली बनाओ इस तरीके से। पुली के ऊपर देखो यहाँ पे क्या आएगी, एक तो यहाँ पे mg लग रखा है। ठीक है, mg फोर्स लग रखा है इस टाइप से। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका टॉर्क देखो एम, जब देखो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो mg कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। अब mg कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा इसका मतलब mg का एक्सीलरेशन जीरो है। अब एक्सीलरेशन अगर जीरो है इसका मतलब
यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन कितना है, टेंशन इज इक्वल टू एम जी। तो टॉर्क कितना आएगा टेंशन का, तो हम लोग बोल सकते हैं एम जी इंटू इसका रेडियस कितना है, आर नोट है। ठीक बात है। तो ये जो टॉर्क है, ये इसको, इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, इस टॉर्क को बैलेंस करेगा यहाँ पे जो करंट जो चल रही है, करंट जो चल रही है, आई जो करंट चल रही है, उसके ऊपर फोर्स लग रखा है, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं आई एल बी, एल बी, आई एल बी फोर्स लग रखा है। आई एल बी फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई एल बी। और टॉर्क के लिए ना हमको इस एक्सिस से हम लोग मतलब सेंटर से टॉर्क ले रहे हैं, तो इसका जो टोटल, इसको इसका मतलब देखो, हम लोग टॉर्क लिखने के लिए हमारे उसमें क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो आर परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे ना फोर्स लग रखा है इस टाइप से। ठीक है। अब फोर्स लग रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे ना एक और, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि आई एल बी जो है ना वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। वो डायरेक्शन जो है ना उसमें कुछ हमको पता है कि देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाने के लिए अगर टेंशन ऐसे लग रखा है ना इसके ऊपर, तो आई एल बी नीचे लगेगा। मैं डायग्राम इसको ना एक बार वापस बना लेता हूँ। यहाँ पे टॉर्क को हमने निकाल लिया, इसका टेंशन का हम लोग वापस नहीं निकालेंगे, इसका हम लोग निकाल देते हैं एक बार। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसका जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो है वो टेंशन ऐसे लग रखा है, और आईएलबी जो ना उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो ना, इसका मिड पॉइंट मत कंसिडर कर लेते हैं। मतलब ये जो है वो आर नोट बाई टू पे लग रखा है, बट ये कितना लग रखा है, आर नोट पे लग रखा है, तो उसकी वजह से इसका टॉर्क तो आ गया। अब हम लोग देखो टॉर्क दोनों का इक्वल करते हैं। टॉर्क ऑफ आई एल बी इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ टेंशन। ठीक है। टेंशन का देखो यहाँ पे टॉर्क हमारे उसमें आ गया है एम जी आर नोट। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं आई, आई एल बी देखो आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे, आर, आर नोट बाई टू। तो हम लोग बोल देंगे आर नोट बाई टू इंटू आई एल बी। आई देखो कितना है, पी ओमेगा आर नोट स्क्वायर अपॉन टू आर, ये आ गया आई। एल, एल का वैल्यू कितना है, आर नोट है। ठीक है। एल का वैल्यू कितना है, आर नोट, मतलब एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर यहाँ पे करंट चल रही तो हम लोग इतना कंसिडर करेंगे, आई एल बी। ठीक है। ये आ गया बी इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या है, एम जी आर नॉट। हमको क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा निकालने के लिए देखो यहाँ पे ओमेगा को आप देखो कि ओमेगा जो है वो यहाँ पे ये आ रहा है 4। ठीक है। ओमेगा हमने यहाँ पे करा तो ये देखो 4 कैपिटल आर ऊपर जाएगा इधर, तो हम लोग बोल सकते हैं एम जी एंड 4 कैपिटल आर, ये ऐसे चला गया। नीचे देखो यहाँ पे आर नोट एक और बचा हुआ है, तो ये आर नोट है। नीचे देखो क्या आ रहा है, ये आर नोट एंड आर नोट का स्क्वायर एंड आर नोट फिर से है, तो आर नोट टू दी पावर 4 नीचे आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो है, देखो यहाँ पे एक देखो ये है, ये एक ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर आएगा बेसिकली यहाँ पे। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा 4 mg कैपिटल आर अपॉन वी स्क्वायर आर नोट टू दी पावर 3। तो ये जो है ना ओमेगा का वो वैल्यू है जो फाइनली कांस्टेंट को रीच करता है, और दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर से, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है। तो हेंस जो है 11th इज डन। यहाँ पे देखो क्या है कि सारे जो जो मेजरली थोड़े बहुत जो भी कंसेप्चुअली कुछ भी हो सकता है ना, वो सारे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक बात है। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो थ्योरी में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए बेसिकली। अगर आपको नहीं पता है तो वापस आपको थ्योरी जाके देखनी है कि ये आ- आज से आगे फिर आपको याद रहे। ठीक है। टॉर्क का हमने बोल दिया कि यहाँ पे देखो ये फंडामेंटल फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और टॉर्क निकालते कैसे हैं उसके सिंपल से जो जो फंडामेंटल्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो हेंस जो है 11th इज डन। 11th में दो ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। 12th जो क्वेश्चन है उसमें हमको बोला हुआ है कि सम सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइडियल ऑर्गन पाइप। सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को आइडियल ऑर्गन पाइप जो है ना दो टाइप के होते हैं, ऑर्गन पाइप। ठीक है। तो ऑर्गन पाइप में देखो अगर ओपन है तो ऑल हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है, और अगर क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब एक एंड पे क्लोज ना, ऐसे नहीं दोनों एंड पे क्लोज। ओपन का मतलब दोनों एंड पे ओपन, बट क्लोज का मतलब एक एंड पे क्लोज, दूसरे एंड पे वो भी ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे ऑल हार्मोनिक है, यहाँ पे ऑड हार्मोनिक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ, 3f, 5f, है ना, इस टाइप से। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ, 2f,
3f 4f इस टाइप से सारी हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे रेशियो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज का रेशियो आ रहा है 1:3:5:7 इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे देखो रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1:2:3:4। अब देखो यहाँ पे जो हमको फ्रिक्वेंसीज दी हुई है उस फ्रिक्वेंसी का सबसे पहले आपको रेशियो ले लेना है। रेशियो देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो 150 रेशियो 250 रेशियो 350, मतलब ये रेशियो कुछ इस टाइप से आ रहा है 3:5:7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमको समझ में आ गया कि क्लोज्ड पाइप है। ठीक है, क्लोज्ड पाइप में ना देखो यहाँ पे वन क्यों नहीं आ रहा, वन शायद इन्होंने मिस किया हुआ है। ठीक है, हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50, फिर ये थर्ड हार्मोनिक आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमको पता है कि देखो ये थर्ड फर्स्ट के बाद में फंडामेंटल के बाद में थर्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक एंड फिर सेवंथ हार्मोनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक देखो कितनी है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। ठीक बात है। अब यहाँ पे एक तो बात फिक्स हो गई कि यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, सी और डी में हमको लेंथ ऑफ द पाइप हमको कंसिडर करनी है। तो अभी यहाँ पे पाइप का है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप में मैं आपको फंडामेंटल मोड बना के दिखाऊं तो ये मोड कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है कुछ। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। यहाँ पे फर्दर जो है वो ऑर्गन पाइप की थ्योरी में नहीं जाएंगे, अगर आपको पता नहीं है तो वापस आपको रिविजिट करना चाहिए आई विल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो लेंथ है बेसिकली, इस लेंथ में कितना लूप है, हाफ लूप है बेसिकली। ठीक बात है, हाफ लूप है। तो हाफ लूप का मतलब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे ये लेमडा बाई 4 है, क्योंकि एक लूप जो होता है ना, एक लूप जो जैसे मान लो यहाँ पे एक वेवलेंथ है, इसमें जो लूप बनाएंगे ना तो दो लूप बनेंगे। तो एक लूप का मतलब क्या हुआ कि लेमडा बाई 2। हाफ लूप का मतलब क्या हुआ, लेमडा बाई 4। तो हम लोग बोल सकते हैं लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, तो एक लेंथ में कितना कितना वेवलेंथ है, तो लेमडा बाई 4, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4L। ठीक बात है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई लेमडा। तो v देखो कितनी है 340। ठीक बात है, v का वैल्यू कितना है 340। लेंथ देखो कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेमडा कितना है 4L, तो 4 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, अब ये 340 अपॉन 4L सच में कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या निकाल रहे हैं, हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक निकाल रहे हैं। फर्स्ट हार्मोनिक निकाले, फर्स्ट हार्मोनिक है कितनी 50, तो हम लोग बोल देंगे 50 है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास में अगर L ही निकालना है हमको, तो L की बात करेंगे तो L देखो कैसे निकलेगा 340/4 × 50। फर्दर आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी 340/200। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 1.7 मीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। इसमें हमारे पास में एक ही ऑप्शन करेक्ट है एंड दैट इज सी। तो दैट इज हाउ ये ARQ आपका 3 का लेवल 2 कंप्लीट हो गया।